गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा टाक आज आप लोगों को भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंधों के बारे में पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप लोगों को पता है हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना है। इसमें मैं आप लोगों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ये सब लगभग पढ़ा चुकी हूँ। आज हम संविधान के आपातकालीन उपबंधों के बारे में बात करेंगे। भारत के संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने किसी भी पक्ष को अछूता नहीं छोड़ा और बहुत कोशिश की कि भारत के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाने में सक्षम हो। इसीलिए भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान किया गया है और ये आपातकालीन उपबंध जो कई बार असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उनसे निपटने के लिए या उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जिस तरह की जो आपात परिस्थितियां होती है, उन आपात परिस्थितियों की स्थिति में देश की व्यवस्था को संभालने के लिए किए गए। असाधारण परिस्थितियों के लिए विशिष्ट व्यवस्थाएं ही भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों के रूप में जानी जाती हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 के 9 अनुच्छेद आपातकालीन परिस्थितियों की व्याख्या भी करते हैं। अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक उन ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें राष्ट्रीय हित तथा सुरक्षा की दृष्टि से विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है। संविधान का यह भाग संविधान सभा में विशेष वाद विवाद का विषय रहा, क्योंकि इन उपबंधों की चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने इन उपबंधों को संविधान में शामिल किए जाने का बहुत कड़ा विरोध किया। उनके हिसाब से ये उपबंध संविधान की लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विरुद्ध थे, लेकिन ये व्यवस्थाएं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। इसीलिए इनके प्रयोग के फलस्वरूप संविधान में लचीलापन आ जाता है एवं संविधान का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। श्री कामत के अनुसार संविधान का यह भाग प्रतिक्रियावादी अध्याय है, जबकि अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर इन्हें संविधान का जीवन मानते हैं। संविधान के आपातकालीन उपबंधों के आलोचनात्मक मूल्यांकन से पूर्व हम ये प्रावधान देखेंगे। सबसे पहले जो संविधान में 3 प्रकार के संकटों की कल्पना की गई थी। सबसे पहला जो संकट है उसे हम राष्ट्रीय आपात कहते हैं। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई थी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक उपद्रव से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के कारण यदि राष्ट्रपति यह अनुभव करे कि संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग की शांति खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में से आंतरिक उपद्रव शब्दावली को निकाल दिया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली को जोड़ दिया गया। 1988 में 59वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक उपद्रव शब्दावली को पुनः जोड़ दिया गया और सशस्त्र विद्रोह शब्दावली को भी बनाए रखा गया। इस प्रकार पंजाब में आंतरिक अशांति के कारण भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था, जबकि शेष भारत में 3 स्थितियों में संकट काल की घोषणा की जा सकती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। 59वें संविधान संशोधन के निरस्त हो जाने के कारण अब संपूर्ण भारत के लिए उपरोक्त 3 परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा की जा सकती है। मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह आपात स्थिति की घोषणा करे। मंत्रिमंडल का परामर्श बाध्यकारी है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को अपने परामर्श पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। आपातकाल की घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 माह के भीतर होनी आवश्यक है। हर 6 महीने बाद संसद की स्वीकृति से ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि 1 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो आपातकाल समाप्त माना जाएगा।
संकट काल की पुष्टि के लिए संसद के दोनों सदनों का कुल बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा सिर्फ आंतरिक अशांति के कारण ही नहीं, अपितु युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक स्थिति में भी की जा सकती है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा संसद को आपात स्थिति समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा के दशमान सदस्यों की मांग पर आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा भी आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई आपात घोषणा की न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। संविधान के 38वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा 38वें संशोधन को रद्द कर दिया गया। आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या देश के किसी एक भाग के लिए की जा सकती है। स्वतंत्र भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अनुभव किया गया। 2 बार आपात की घोषणा बाहरी आक्रमण के कारण की गई और 1962 में चीनी आक्रमण, 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के कारण संकटकाल घोषित किया गया और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की उद्घोषणा की गई। कहने का तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, सशस्त्र आक्रमण या आंतरिक उपद्रव के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा संकटकाल की घोषणा की जा सकती है। यह संकटकाल पूरे देश में भी एक साथ लागू किया जा सकता है और पर्टिकुलर किसी एक भाग में भी लागू किया जा सकता है और इसकी जो पुष्टि है वो संसद के मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देगा और मंत्रिमंडल के परामर्श के साथ में संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसकी पुष्टि किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात मतलब जो संविधान का स्वरूप है वो संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है और शासन करने का समस्त अधिकार केंद्रीय सरकार के पास चला जाता है। राज्य सरकारों के जो अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, व्यक्तियों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और उसके मतलब ये जो राष्ट्रीय आपात है, इस राष्ट्रीय आपात को 1 महीने से ज़्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता। 1 महीने से ज़्यादा समय तक अगर करना है तो दोबारा उसका प्रस्ताव पास करना होता है और अगर प्रस्ताव पास नहीं किया जाता तो 1 महीने के पश्चात आपात स्थिति को स्वतः ही समाप्त मान लिया जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के कुछ संवैधानिक प्रभाव होते हैं जो निम्न प्रकार है। राष्ट्र का स्वरूप संघात्मक से एकात्मक हो जाता है तथा संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती हैं। राज्य सरकारें यथावत कार्य कर सकती हैं, पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्य के अंतर्गत आने वाले विषयों के प्रबंधन का अधिकार संघीय अधिकारियों को दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त 6 नागरिक स्वतंत्रताएं स्थगित हो सकती हैं। यदि आपातकाल बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण घोषित किया गया है तो अनुच्छेद 19 को निलंबित समझा जाएगा और यदि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 19 द्वारा की गई नागरिक स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं की जा सकेंगी। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 19 के स्थगित किए जाने वाले जो कानून बनाए जाएंगे वह आपात स्थिति की समाप्ति के पश्चात रद्द हो जाएंगे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि इस अधिकार के अतिरिक्त अन्य अधिकारों के लिए न्यायालय में याचना नहीं की जा सकेगी। राष्ट्रीय आपात देश की विधायी व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में संसद द्वारा संपूर्ण देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाए जा सकते हैं। सामान्य स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को होता है, पर आपात स्थिति में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र तथा राज्य की आय के वितरण के संबंध में नवीन आदेश दे सकता है। ऐसे आदेश की यथाशीघ्र संसद द्वारा स्वीकृति और पुष्टि आवश्यक है।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात का 2 बार बाह्य आक्रमण के कारण प्रयोग किया गया, पर 1975 में आंतरिक अशांति की आशंका के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। यह अनेक संवैधानिक प्रश्नों को जन्म देती है कि क्या सत्ता में बैठे शासकों को संविधान की व्याख्या अपनी इच्छा से करने का अधिकार है? यदि संविधान की सही व्याख्या न की जाए तो उसे रोकने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? यह विचारणीय प्रश्न है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे संवैधानिक आपात की। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित किए जाने वाली इस आपात घोषणा की व्यवस्था के संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हैं। राष्ट्रपति स्वयं की संतुष्टि अथवा राज्यपाल के प्रतिवेदन पर यदि यह अनुभव करे कि किसी राज्य विशेष का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुकूल नहीं चलाया जा सकता, तो वह उस राज्य में संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य का शासन सीधे राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में आ जाएगा और इस व्यवस्था के पीछे संविधान निर्माताओं की यह भावना थी कि कोई राज्य यदि किसी कारण संकट में आता है तो केंद्रीय सरकार को उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। जैसे ही राज्य की स्थिति में सुधार आए, वैसे ही केंद्र सरकार की सत्ता को वापस राज्य सरकार को सौंप दी जानी चाहिए। संवैधानिक संकट काल की घोषणा को संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर मिल जानी चाहिए। संसद की स्वीकृति के पश्चात इसे 6 माह तक लागू किया जा सकता है। यदि संसद द्वारा प्रस्ताव पुनः पारित किया जाए तो आपातकाल की अवधि 6 माह तक और बढ़ाई जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी राज्य में संवैधानिक आपात की स्थिति मैक्सिमम 1 वर्ष तक रह सकती है। 44वें संविधान संशोधन के पूर्व यह अवधि 3 वर्ष थी। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन तभी लागू किया जा सकता है जब आपातकाल लागू हो तथा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में निर्वाचन करा पाना बहुत कठिन है। इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी राज्य में यथासंभव कम से कम समय के लिए आपातकालीन शासन को लागू किया जाए और जहाँ तक संभव हो राज्य में जनता द्वारा निर्वाचित संवैधानिक सरकार का शासन हो। पंजाब में असाधारण परिस्थितियों के कारण राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई और संवैधानिक आपात के निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिलते हैं। राज्य मंत्रिमंडल भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा यह घोषित किया जा सकता है कि आपात स्थिति घोषित राज्य की विधायिका शक्ति का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के किसी भी अधिकारी की कार्यकारिणी शक्ति ले ली जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियां अपने हाथ में ली जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानसभा भंग या निलंबित की जा सकती है। लोकसभा की बैठक नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए आदेश दे सकता है। संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। जीवन तथा शारीरिक स्वतंत्रता के अधिकार के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारों के संबंध में संवैधानिक उपचारों की सुविधा नागरिकों को उपलब्ध नहीं होगी। राज्यपाल की सलाह के अतिरिक्त भी राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। इस प्रकार जो संवैधानिक आपात है अनुच्छेद 356, इस अनुच्छेद 356 की सबसे ज़्यादा आलोचना भी हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जब उनके मध्य आपस में किसी प्रकार के क्लैशेस होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकारें और ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार राज्यों में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अब हम बात करते हैं वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा उत्पन्न हो गया है तो उसके द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपात की प्रारंभिक अवधि 2 महीने की हो सकती है, जिसे संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपात के निम्न प्रभाव होते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्य को वित्तीय विषयों पर आचरण के लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी सेवकों या किसी वर्ग के वेतन भत्तों आदि में कटौती के निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्य विधानसभाओं द्वारा सभी वित्तीय विधेयकों को विधानमंडल से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा विचारार्थ मंगवाया जा सकता है। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को शासन संबंधी आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। केंद्र तथा राज्य के मध्य धन वितरण संबंधी प्रावधानों को राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अन्य संकटकालीन परिस्थितियों की भांति वित्तीय आपात की स्थिति में भी नागरिकों के मूल अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है तथा उन्हें ऐसी स्थिति में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्राप्त लागू नहीं होगा। लेकिन अभी तक देश में वित्तीय आपात को कभी भी लागू नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसी आपात स्थिति लागू होने से जनता का मनोबल तथा विश्व में साख गिरने की आशंका होती है। पर ऐसी घोषणा से आर्थिक अनुशासन बनाए रखने की संभावना भी होती है। कुल मिलाकर असाधारण परिस्थितियों के लिए भारत में उन परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए 3 आर्टिकल रखे गए हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं, परमानेंट व्यवस्थाएं नहीं हैं। आलोचकों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि आपातकाल लागू होने के बाद में भारत की जो सिस्टम है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, व्यक्तियों के अधिकार नष्ट हो जाते हैं, लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। संकटकालीन जो प्रावधान है, इन संकटकालीन प्रावधानों के माध्यम से भारत की जो एकता है, भारत की सुरक्षा है, उसको बनाए रखने के लिए किया गया, उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंधों के संबंध में कई विरोधाभासी विचार व्यक्त किए गए हैं लेकिन संविधान निर्माता किसी भी स्थिति में देश के समग्र स्वरूप, एकता व अखंडता की सुरक्षा करना चाहते थे। इसी कारण राज्य स्तरीय स्वायत्तता के साथ साथ मजबूत केंद्र की स्थापना भी बहुत ज़रूरी थी और इसी मंशा के लिए इन आपातकालीन प्रावधानों को संविधान में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय आपात का मुकाबला एकता की शक्ति के साथ ही करना संभव है। 2 बार भारी आक्रमण जब हुआ, उस समय जब आपातकाल लागू किया गया तो पूरे देश में एकता की लहर देखने को मिली और लोगों में जो राष्ट्र प्रेम था वो देखने को मिला। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आलोचकों ने इसकी कितनी भी आलोचना की हो, लेकिन फिर भी जो राष्ट्रीय आपात है, उस राष्ट्रीय आपात के माध्यम से पूरे देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है एक साथ। अनुच्छेद 356 का बहुत दुरुपयोग हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी सलाह राज्य के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। और राज्य का जो राज्यपाल होता है वो जनरली केंद्र का एजेंट होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि यदि केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार अपनी मांगों को मनवाने के लिए राज्य सरकारों को परेशान करने के लिए वहाँ पे संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकती है। इन संकटकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता अवश्य है। आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था विश्व की अन्य संघीय व्यवस्थाओं में भी है। अमेरिका के संविधान में भी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि विदेशी आक्रमण व आंतरिक खतरों से निपटने के लिए सरकार का गणतंत्रीय स्वरूप बचाए रखने के लिए वह संघीय सेना को राज्यों में भेज सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय हित में यदि विरोध हो तो महत्व राष्ट्रीय हित को दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक सुदृढ़ केंद्र के द्वारा ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता की रक्षा की जा सकती है और देश की आत्मरक्षा के लिए कुछ समय के लिए अगर व्यक्तियों की स्वतंत्रता खत्म भी होती है
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ तक राष्ट्रपति के अधिनायक या उसके माध्यम से प्रधानमंत्री के अधिनायक बनने का प्रश्न है, उसके पीछे भी कोई ठोस आधार नहीं है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का स्वयं प्रयोग करता ही नहीं है। बिना प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल की सलाह के वह इस कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकता। एक आशंका यह भी होती है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संयुक्त षड्यंत्र से लगातार आपातकाल की स्थिति बनाई जा सकती है, पर प्रजातंत्र में बहुत ज़्यादा समय तक इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं बनाई जा सकती। अनुच्छेद 356 का कई बार सकारात्मक प्रयोग भी हुआ है। अनुच्छेद 356 के प्रयोग के बाद राज्यों में उत्तरदायी सरकारें स्थापित की गई और राज्यों को राजनीतिक स्थिरता भी प्रदान की गई। प्रोफेसर एम वी पायली के अनुसार केंद्रीय हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप संकट काल की समाप्ति पर स्थिर मंत्रिमंडल की आपातकालीन स्थापना करना संभव हो सका। व्यवस्थाओं की इन्हीं सकारात्मक के कारण महावीर त्यागी ने इन्हें सुरक्षा नरी के रूप में स्वीकार किया। उपयुक्त तथ्यों और तर्कों के बावजूद भी आपातकालीन उपबंधों के दुरुपयोग की संभावनाओं को सीमित करना आवश्यक है। आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था असामान्य परिस्थितियों के लिए की गई थी, अतः इनका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए। अमर नंदी ने इन प्रावधानों को भरी हुई बंदूक के समान माना है। इस संबंध में सरकारी आयोग ने निम्न सुझाव दिए हैं। राज्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब कोई और रास्ता ना बचा हो। राष्ट्रपति शासन लागू करने के पूर्व संबंधित राज्यों को इस संबंध में चेतावनी देते हुए स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल को वैकल्पिक सरकार के गठन की संभावना तलाशनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन संबंधी आदेश 2 महीने के भीतर संसद में रखे जाने चाहिए और संसद के अनुमोदन के पश्चात ही राज्य विधानसभा भंग की जानी चाहिए। इसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्यपाल द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन संसद में विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रावधानों के हिसाब से अनुच्छेद 356 में आवश्यक संशोधन भी किए जाने चाहिए। संसद का उत्तरदायित्व पूर्ण तथा राष्ट्रीय हित के अनुकूल व्यवहार भी आपातकालीन प्रावधानों के दुरुपयोग पर रोक लगा सकता है। न्यायपालिका का कर्तव्य ही अन्याय को रोकना है, तो न्यायपालिका यह देखे कि अगर जो कार्यपालिका व्यवस्थापिका ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तो न्यायपालिका उन्हें समझा सकती है, परामर्श दे सकती है। संचार माध्यमों की जागरूकता और ईमानदारी की अत्यंत सशक्त भूमिका हो सकती है और जनता को वास्तविकता का पता होता है। लोकतंत्र में सत्ता जनता में निहित होती है और ये किसी भी राजनीतिक दल की सरकार झुठा नहीं सकती इस बात को, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में आज नहीं तो कल लोग वोट मांगने जाएंगे और उस समय जनता उनको अपना आईना दिखाती है और अपने अधिकारों का वास्तव में प्रयोग करती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो, वह जनता के हितों के विपरीत जाकर बहुत ज़्यादा समय तक जनता के हितों के विपरीत कार्य नहीं कर सकती। कुछ समय तक हो सकता है कभी आपातकालीन परिस्थितियों में ऐसा हो, लेकिन वास्तव में फाइनली शक्ति जनता में ही निहित है और जनता के हितों के लिए ही लोकतंत्र का गठन किया जाता है। तो ये जो आपातकालीन प्रावधान है, ये आपातकालीन प्रावधान संकट काल के लिए है, सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं है। और जैसे ही संकट काल समाप्त होता है वैसे ही इन प्रावधानों को तुरंत समाप्त कर दिया जाता है ताकि जनता के अधिकार सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।